लास्ट क्लास में हमने हार्टले ऑसिलेटर का अध्ययन किया था। साथ ही हार्टले ऑसिलेटर में स्वतः दोलनों की क्या आवश्यक शर्त है उसकी भी कैलकुलेशन हमने की थी। नेक्स्ट जो अपना ऑसिलेटर है वो है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। पहले जो अपने ऑसिलेटर पढ़े थे उन ऑसिलेटर में एक अपना कॉलपिट ऑसिलेटर था और दूसरा हार्टले ऑसिलेटर था, और उन दोनों ही ऑसिलेटर में दोलनी परिपथ के लिए हमने एलसी परिपथ का यूज लिया था। बस दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन ये था कि दोनों ही ऑसिलेटर में कॉइल और कैपेसिटर जो थे उनको हमने इंटरचेंज किया था। ये जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जहां हमने हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर में एलसी परिपथ यूज में लिए थे, इस ऑसिलेटर में हम आरसी सर्किट काम में लेंगे। और जो आरसी सर्किट है वो यहाँ पर 3 आरसी सर्किट यूज में लिए जाएंगे, और वो 3 आरसी सर्किट जो है वो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। और ये जो 3 आरसी सर्किट है, इसमें से हर सर्किट जो है आरसी वो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आउटपुट सिग्नल में उत्पन्न करता है। तो जब एक आरसी सर्किट 60 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न करता है तो 3 आरसी सर्किट मिलकर के टोटल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न करेंगे। यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। इसलिए इसको हम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कहते हैं, क्योंकि इसमें हर आरसी सर्किट 60 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न करता है। बाकी जो ये ऑसिलेटर हैं ये ठीक जैसे हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर में था कि एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, और इस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में पावर सप्लाई VCC, रजिस्टेंस R1, रजिस्टेंस R2 और रजिस्टेंस RE इस एम्पलीफायर को उचित बाइस प्रदान करते हैं। साथ ही कैपेसिटर CE जो है वो बाईपास कैपेसिटर है, और इस बाईपास कैपेसिटर का मुख्य काम ये है कि जो भी ऐसी कंपोनेंट या ऐसी सिग्नल रहते हैं उनको यह अपने में से बाईपास कर देता है, इसलिए इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। यदि इस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का जो सर्किट हमने यहाँ बनाया है, इसका हम हाइब्रिड पैरामीटर तुल्य परिपथ बनाएं तो वो परिपथ अपने को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये पहला सर्किट, ये दूसरा सर्किट और ये तीसरा सर्किट। आर से था, आर और सी, ये आर और सी, और यहाँ पर जो आर है वो आर है क्योंकि हमने इसको वापस फीडबैक कर रहे हैं, तो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस ऐड है।
इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस उतना ही लेना है कि उस रेजिस्टेंस में यदि एच आई ई को जोड़ दिया जाए, वो हो गया आर डैश, तो वो आर की इक्वलेंट हो जाए। इसलिए जब आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आर माइनस एच आई ई आएगा। तो ये अपने को तीन तो इसमें सर्किट मिलते हैं जो आर सी सर्किट है। पहले सर्किट में मान लेते हैं कि करंट आई विन फ्लो हो रही है। दूसरे में मान लेते हैं कि करंट आई टू फ्लो हो रही है। और तीसरे में मान लेते हैं कि करंट आई थ्री फ्लो हो रही है। अब इस प्रकार के सर्किट में या इस प्रकार के ओसिलेटर में हमें स्वतः दोलनों की आवश्यक शर्त ज्ञात करने के लिए ये जो तीन आरसी सर्किट हमने यूज में लिए हैं, इन तीनों आरसी सर्किट में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो जब फर्स्ट सर्किट में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है आर एल प्लस आर प्लस 1 आयोटा ओमेगा सी इंटू आई वन माइनस आर आई टू प्लस एच एफ ई आई थ्री इंटू आर एल। इसी प्रकार से सेकेंड लूप में जब थर्ड लॉ लगाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस आर आई वन प्लस 2r प्लस 1 आयोटा ओमेगा सी इंटू आई टू माइनस आर आई थ्री इज इक्वल टू 0। थर्ड लूप में जब किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस आर आई टू प्लस 2r प्लस 1 आयोटा ओमेगा सी आई थ्री इज इक्वल टू 0। तो अपने को तीन इक्वेशन मिली, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों ही इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो मैट्रिक्स रूप में अपने पास ये आएगा। पहली इक्वेशन से मैट्रिक्स की पहली रो मिलेगी, वो ये वाली रो है अपनी। सेकेंड इक्वेशन से मैट्रिक्स की सेकेंड रो मिलेगी और थर्ड इक्वेशन से मैट्रिक्स की थर्ड रो मिलेगी। तो ये जो हमें मिली इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से मैट्रिक्स रूप जो मिला है तीनों इक्वेशन का, उसको अगर देखें तो इसमें करंट I1, I2 और I3 की वैल्यू 0 नहीं है। और जब करंट I1, I2 और I3 की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 आना चाहिए मैट्रिक्स में लास्ट में, और इज इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जबकि या तो करंट की वैल्यू 0 हो या इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू 0 हो। लेकिन चूंकि करंट की वैल्यू तो 0 नहीं है, इसलिए प्रतिरोध मैट्रिक्स की सारणी का मान जो है वो 0 होगा। और उसको 0 करे सारणी की वैल्यू को तो वो आती है वैल्यू ये वाली, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा ये वाला पार्ट। और लास्ट में जब इस इक्वेशन के हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास आर एल प्लस आर माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी, सेकेंड ब्रैकेट 4r स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4r आयोटा अपॉन ओमेगा सी माइनस r स्क्वायर प्लस r
ब्रैकेट -2r² प्लस आयोटा r अपॉन ओमेगा c प्लस HFE RL r² इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, जैसे हमने कॉलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर में किया था, और उसको 0 करें तो वैल्यू आई अपने पास -4r RL अपॉन ओमेगा c -4r² अपॉन ओमेगा c -4r² अपॉन ओमेगा c प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब c क्यूब प्लस r² अपॉन ओमेगा c और प्लस r² अपॉन ओमेगा c इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन ओमेगा c को हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने पर ब्रैकेट में वैल्यू मिली अपने को -4r इंटू RL -6r² प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c² इज इक्वल टू 0। आगे इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c² इज इक्वल टू 4r RL प्लस 6r²। नेक्स्ट स्टेप, ओमेगा स्क्वायर c² इज इक्वल टू 1 अपॉन 4r इंटू RL प्लस 6r²। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन c रूट 4r RL प्लस 6r²। फ्रीक्वेंसी फॉर्म में रखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में रखने पर वैल्यू अपने पास आती है इक्वेशन नंबर 4, वो है 1 अपॉन 2 पाई c 4r RL प्लस 6r² और पावर उसकी हाफ। तो इस इक्वेशन 4 के द्वारा हम RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर की दोलन आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है कि RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर की दोलन आवृत्ति की वैल्यू कितनी होगी। अब हम प्रतिरोध रेजिस्टेंस मैट्रिक्स की सारणी की वास्तविक वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं और वास्तविक वैल्यू को 0 के बराबर रख करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास लास्ट में जो हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू है वो आएगी HFE इज इक्वल टू 1 अपॉन RL r² ब्रैकेट 4r RL² प्लस 23r² RL प्लस 29r³। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू आएगी HFE इज इक्वल टू 23 प्लस 29r अपॉन RL प्लस 4RL अपॉन R। ये जो इक्वेशन अपने को मिली है HFE की, ये है कि RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर में स्वतः दोलनों की आवश्यक शर्त मान लीजिए वो है, या यूं कहें कि RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर के दोलनों को पोषित यानी सेल्फ मेंटेन बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। और जब R और RL इक्वल रहते हैं तो फिर HFE की वैल्यू आएगी कि HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू 56। तो कहने का अर्थ है कि जब रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तो RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर में
दोलनों को सेल्फ मेंटेन रखने के लिए HFE का जो मान है वो या तो 56 के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की दोलन आवृत्ति की वैल्यू कितनी है, वो अपनी इस इक्वेशन नंबर 4 से हम कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ऑसिलेशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए हाइब्रिड पैरामीटर की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, और साथ ही जब रेजिस्टेंस R और लोड रेजिस्टेंस RL दोनों इक्वल हो तो फिर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए HFE की वैल्यू या तो 56 के बराबर होनी चाहिए या 56 से अधिक होनी चाहिए। तो ये तो हुए अपने जो 3 प्रकार के ऑसिलेटर थे अपने सिलेबस में, एक कॉलपिट ऑसिलेटर, एक हार्टले ऑसिलेटर और तीसरा अपना RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तीनों ही ऑसिलेटर की हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की और साथ ही दोलनों की जो आवश्यक शर्त है उसको भी हमने कैलकुलेट किया। तो इस प्रकार से अपने ये 3 ऑसिलेटर थे, एक हार्टले, कॉलपिट और तीसरा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FET के द्वारा भी लिखते हैं। और इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का अध्ययन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।